सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में चल रहा है। वो पता है कि LOP जो है हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया है। तो इसलिए आपको उस पॉलिटिक्स में नहीं फंसना है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखना है कि एग्जामिनर कहाँ पे सवाल पूछ सकता है। तो इलेक्शन कमीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, उसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके आर्टिकल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या हो सकता है, सवाल पूछ सकता है। तो इलेक्शन कमीशन हम लोग आज पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चुनाव आयोग है ना, या निर्वाचन आयोग उसको हम लोग बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन पार्ट 15 में आता है। इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में आता है, तो पार्ट नंबर 15 में आता है। और आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पंचायती राज बनने के बाद है ना, अब तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी बात कर, पंचायत का चुनाव वो भी करवाता है। तो ये हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला क्या जाता है ही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ इसे बोला जाता है ये ऑल इंडिया बॉडी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का ये क्या कराती है, चुनाव करवाती है। पूरे भारत में जिस भी कोने में कहीं पे भी चुनाव हो रहा है, उसका चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो पंचायत का चुनाव होता है और नगर पालिका का चुनाव होता है। इसको छोड़कर पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव होता है, जो भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सारा चुनाव कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इलेक्शन पूछ देगा विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है, यही करना है। मतलब पंचायत के अलावा, म्यूनसिपैलिटी के अलावा कोई भी चुनाव पूछे, लोकल बॉडीज़ में जो चुनाव होता है, पंचायत में जो चुनाव होता है, उसके अलावा कोई भी चुनाव अगर आपसे पूछे तो आप किसको टिक करिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करिएगा, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैंने बताया, पहला आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पार्ट 15 में आता है, आर्टिकल 324 से 329 तक इसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप समझ लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको बोलते हैं, हम लोग उस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं जिसकी चर्चा संविधान में की गई। मतलब जैसे फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में पढ़ते हैं आप। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, तो एक ऐसा बॉडी, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी चर्चा संविधान में की गई है, उसका अपना एक क्या होगा, आर्टिकल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे। जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, ये सब जितना बॉडी, ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। UPSC, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसी प्रकार अगर आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये वैधानिक निकाय है। एक क्लास में मैंने पढ़ाया भी आप लोग को कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पे फिर से मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, तो आप एक बार ध्यान रखिए, बस सिंपल इतना आप याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस बॉडी को बोलते हैं जिसकी चर्चा संविधान में की गई। तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 29 और 15 पार्ट में इसकी चर्चा की गई, पार्ट नंबर 15 में। तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पर कितने लोग होते हैं, तो देखिएगा वर्तमान में अगर देखें तो इसमें 3 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं टोटल वर्तमान में, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो 3 लोग इसमें हैं। 3 लोग में एक जो है इसको हम कहते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 लोग जो है इसको हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस 3 सदस्य में एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। एक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये हेड हुए इस इलेक्शन कमीशन के, और इसमें 2 सदस्य होते हैं जो इनके हेल्प करने के लिए या इनके असिस्ट करने के लिए इनको होते हैं। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके चीफ जो होते हैं वो क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। स्टार्टिंग पीरियड से ऐसा नहीं था, एक ज़माना था जब स्टार्टिंग पीरियड में, जब हम लोग है ना पहला चुनाव करवाए थे, दूसरा चुनाव, उस समय एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक ही सदस्य होते थे इस बॉडी में।
तो आगे चलकर है ना, फिर आगे चलकर ये प्रावधान किया गया, फिर एक से है ना, फिर एक बढ़े, फिर दो बढ़े, ऐसे करके ये बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होते ही होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते ही हुए, अदर इलेक्शन कमिश्नर भी आप कर सकते हैं। भविष्य में हो सकता है ये 2 की जगह 3 दिख जाए, है ना, तो ये भी बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब दूसरा चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो याद रखिएगा 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950, 25 जैन 1950। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसलिए आप ध्यान रखिएगा 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा, 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी घोषणा 2011 में की गई थी। 2011 में घोषणा की गई थी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी आप ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी 1950। क्लियर। अब इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग आते हैं इसमें क्या इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे अपॉइंट होते हैं, टेन्योर क्या होता है, ये सब चीज़ जो बेसिक सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इन दोनों की नियुक्ति, इन दोनों की मतलब 2 ये और 1 ये, मतलब तीनों की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, अपॉइंटेड बाय। जब अपॉइंटेड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इलेक्टेड मत करिएगा, है ना। मैंने आपको बताया नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, ये आपको समझना पड़ेगा जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कहाँ पे आपको अपॉइंटेड वर्ड यूज़ करना, कहाँ पे नॉमिनेटेड वर्ड यूज़ करना है। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से इनको अपॉइंट कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमको अच्छा लग रहा है इसको इलेक्शन कमिश्नर बना दो या इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं करते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करते हैं, एक कमिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी जो होता है, उस सिलेक्शन कमेटी क्या होते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं, कौन होता है अभी हम लोग बात करेंगे। ये सिलेक्शन कमेटी जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि फलाना व्यक्ति को आप क्या कीजिए, अपॉइंट कर दिए, राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका नहीं होती, बस राष्ट्रपति के नाम पर वो क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। बाकी सारी भूमिका इस सिलेक्शन कमेटी की होती है। और ये सिलेक्शन कमेटी के लिए एक्ट बना था 2023 में, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मैं बता दूं 2023 में एक एक्ट बना था। उस एक्ट का नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। बहुत लंबा नाम है ना, देखिए कितना लंबा नाम। तो ये एक्ट जो बना था 2023 में, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था सरकार को कि आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से एक एक्ट बनाइए जो जिसमें आप एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए और उस सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य रखिए। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का बात माना गया, लेकिन उसके बाद नहीं माना गया, क्योंकि ये 3 सदस्य कौन होते हैं, ये सिलेक्शन कमेटी में 3 सदस्य कौन होते हैं। एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम जो होते हैं वही लीड करते हैं, वही हेड होते हैं इस सिलेक्शन कमेटी के। एक होंगे एलओपी कहाँ के, लोकसभा के। लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें होते हैं लोकसभा के। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उस जगह पर किसी भी विपक्ष के नेता को, जो भी वरिष्ठ हो सकते हैं, जो भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगा विपक्ष में, उसके किसी भी लीडर को यहाँ पे रखा जा सकता है। और एक होते हैं कौन, और एक होते हैं आप कह सकते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये कौन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कोई भी हो सकते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पीएम प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बोले चलो सिलेक्शन कमेटी में, बोले क्या काम है वहाँ पे, इलेक्शन कमिश्नर को चुनना है, राष्ट्रपति को नाम देना है, तो बोले जो खाली बैठा है लेके चल सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि गृह मंत्री होंगे कि है ना फलाना मर कितने, ऐसा कोई फिक्स नहीं। कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर को पीएम चाहे तो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं इस सिलेक्शन कमेटी में। अब चूंकि विवाद इसलिए रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस पे एक्ट बनाइए, तो सरकार ने एक्ट बनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है, सरकार ने सिलेक्शन कमेटी बनाया, लेकिन दिक्कत ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो स्ट्रक्चर है ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पीएम एक रहने चाहिए, एक एलओपी रहने चाहिए, ये भी 2 बात माना गया, लेकिन एक सदस्य उसमें सीजेआई होने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था। मेरा भी यही मानना है कि अगर ये रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, और ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जितना डेमोक्रेसी को आप स्ट्रॉन्ग करिएगा, जितना पारदर्शिता लाइएगा, उतना ही आपका डेमोक्रेसी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और व्यवहार में हम लोग सही मायने में डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, एक तरह से स्थापित कर सकते हैं। यही वजह है कि देखिए आजकल इलेक्शन कमीशन ये सब पे लगातार क्या हो रहा है, हमला हो रहा है, और इन पर भी सवाल उठाया जा रहा है, और सवाल अगर उठा रहे हैं तो उस पर जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। तो खैर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर सीजीआई होंगे तो इससे क्या होगा कि पीएम सत्ता दल के हो गए, एक ये विपक्ष के हो गए एलओपी, और एक सीजीआई हो गए जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब 3 अलग अलग विचारधारा, 3 अलग अलग आप कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधारा के, और अलग अलग आप कह सकते हैं कि एक सत्ताधारी है, एक विपक्ष है ना, अलग अलग एकदम विचारधारा है, एक जुडिशरी बॉडी से ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्र से होंगे, अलग अलग क्षेत्र से, मतलब क्षेत्र एक ही है इन दोनों का, लेकिन कहने का मतलब विचारधारा अपोजिट है। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम सही मायने में सही व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वो बात नहीं माना गया, और ये सिलेक्शन कमेटी ये 3 लोग इसमें शामिल होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, तो ये भी एग्जाम में अक्सर सवाल पूछता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है, इन दोनों का टेन्योर होता है कितना, 6 ईयर और 65 ईयर। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सर क्या है, 6 ईयर 65 ईयर मतलब 6 साल या 65 साल, इसका क्या मतलब है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 6 ईयर और 65 ईयर का मतलब होता है, 6 ईयर मतलब एक तरह से टेन्योर है, और 65 ईयर क्या है, उनका रिटायरमेंट एज है। कहने का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अच्छा 6 ईयर है 65 साल, 6 साल या 65 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए का मतलब क्या है, मान लेते कोई व्यक्ति 62 साल की उम्र में, 62 ईयर की उम्र में इलेक्शन कमिश्नर बनता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। कितने साल की उम्र में, 62 साल की उम्र में। अब इसका टेन्योर कितना, 6 वर्ष का। तो आप बताइएगा 6 वर्ष अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो वो तो 68 साल का हो जाएगा ना, जबकि आप 65 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसका मतलब हो गया 62 हो गया, मतलब 63, 64 और 65, मतलब 3 साल ही ये क्या होगा, 3 साल ही ये रहेंगे, क्योंकि 65 साल पहले हो जाता है। और अगर कोई मान लीजिए 55 साल का उम्र में बन रहा है, 60 साल का उम्र में बन रहा है ना, या फिर 59 साल के उम्र में बन रहा है, ठीक है, 60 साल में तो नहीं, खैर है ना, 59 में आप कह सकते हैं, 6 साल का है, तो मान लो 55 साल में बन रहा है, 56 ईयर में बन रहा है, ये सब उम्र में अगर बन रहा है तो क्या होगा, आप 6 साल पूरा रह सकते हैं, आप पूरा 6 साल रहेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर आपको उम्र 65 साल पूरा नहीं हो रहा है तो आप 6 वर्ष रहेंगे, और अगर 6 वर्ष आपका टेन्योर पूरा होने से पहले आपको उम्र 65 साल हो जाएगा तो फिर आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका टेन्योर जो होगा वो 6 और 65 ईयर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनको कैसे हटाया जाता है, हटाने का क्या प्रक्रिया, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनको हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है उसी प्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला कि हे राष्ट्रपति, इनको हटा दीजिए, अच्छा काम नहीं करे, राष्ट्रपति इनको हटा देंगे। क्लियर है, मतलब इनको हटाना बहुत आसान है, इनको हटाना टफ है, क्योंकि पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा, है ना, जज की विधि की तरह ही इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्लियर चीज़ है ना। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अब बचा एक आर्टिकल 324 से 329, इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।